तो गाइज लुकिज्म के और एक न्यू पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। तुम लोगों को याद होगा पिछले पार्ट के अंदर हॉस्टल का हन डाउन हुआ था और उसके अंदर क्या बंद खराबा हुआ था वो तो तुम्हें याद ही होगा। मैनेजर किम तो इन सबको एक ही बार में निपटाने वाला था। और हाँ, मैनेजर किम से याद आया कि मैनेजर किम का लाइव एक्शन एडेप्शन नेटफ्लिक्स पे आ चुका है, तुम लोग जाके चेकआउट मार लेना भाई, बहुत बढ़िया बना है। जो भी हो, लास्ट पार्ट के आखिर में हमने देखा था कि वर्कर्स का 5th एपिलेट बन चुकी है जिसका प्रेसिडेंट है अपना एली जैंग और वेरेन इस 5th एपिलेट का डायरेक्टर है। साथ ही में यूजिन ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब शुरू होगा हंट फॉर बिग डील। बट हाँ, वो इस पार्ट में नहीं, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। इस पार्ट में हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन के कुछ किंग को। तो गाइस देखो, जब यूजिन ने डिक्लेयर किया हंट फॉर बिग डील अब शुरू होता है, तो यह कुरोदा भी बैठा हुआ था जो कहता है कि यार फिर तो मुझे शिनुहान के साथ फिर से लड़ाई करने का मौका मिलेगा, बट वह जेक किम भी होगा, उसका क्या। तभी साइड से सैमुअल कहता है कि चेयरमैन, मैं आपके डिसीजन को काफी रेस्पेक्ट करता हूँ, बिग डील के ऊपर अटैक करना ये बहुत बढ़िया काम है, बट उससे पहले मुझे एक दिक्कत है। और गाइस सैमुअल का दिक्कत यही है कि 5th एपिलेट का प्रेसिडेंट एली जैंग क्यों बना। सैमुअल तो सीधा एली जैंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि चेयरमैन, मुझे पता है कि ये बंदा काफी कैपेबल है क्योंकि आखिरकार इसने ही 4 मेजर क्रू सिस्टम बनाई थी, लेकिन वो 3 साल पहले की बात है, अब ये क्या करेगा। इनको यहाँ पर देख के कुरोदा केंटा से कहता है कि देख देख भाई लड़ाई होगा। केंटा कहता है कि अबे साले चुप कर जा। और फिर आगे सैमुअल बताता है कि मिस्टर चेयरमैन, मैं आपके जजमेंट को रेस्पेक्ट करता हूँ, बट इस टाइम में वर्कर्स को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ क्योंकि आखिर एक गैंगडोंग के भिखारी को कैसे पता होगा पैसा कैसे कमाते हैं। मतलब गाइस सैमुअल सीधा सीधा एली जैंग को ये सब कुछ बोल रहा है। सब सुन के सैमुअल के बातों का जवाब एली ही खुद देता है। वो तो पहले सैमुअल के शर्ट के इस बटन को ऑफ करता है और कहता है कि भाई तुम एक प्रेसिडेंट हो तो तुम्हें अपनी ड्रेस अच्छे से पहनना चाहिए और अपने इन टैटूज को कवर करके रखो क्योंकि ये एक अच्छे प्रेसिडेंट की निशानी नहीं है। एंड गाइस इसके बाद एली तो सैमुअल का थोबड़ा ऐसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है वर्कर्स वाले ऐसे ही किसी को प्रेसिडेंट बना देता है। भाई एली को ऐसे देखकर सैमुअल की तो फट जाती है कि क्या ये सच में एली जैंग ही है। अब देखो ये दोनों भिड़ने लग जाए उससे पहले ही मैन डियोक इन दोनों को रोक देता है और कहता है कि भाई लोग बहुत हुआ, अब शांत हो जाओ। यहाँ पर हमारे चेयरमैन भी मौजूद है, उनके बेइज्जती में और नहीं सहन करने वाला। इसके बाद यूजिन खुद कहता है कि सैमुअल देख, मैं समझ पा रहा हूँ कि तू ऐसा क्यों फील कर रहा है, लेकिन मैंने सडनली ऐसे ही एली जैंग को प्रेसिडेंट नहीं बना दिया और ना ही इसलिए बनाया है कि उसने 4 मेजर क्रू को क्रिएट किया था। सैमुअल पूछता है फिर इसके पीछे रीजन क्या है। यूजिन कहता है देख, एली जैंग गन का फेवरेट है पर उसके बेसिस पर मैं उसे प्रेसिडेंट नहीं बनाने वाला। गन का फेवरेट होने से कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर खुद एली जैंग को परखूंगा, इसलिए मैंने एली जैंग को वर्कर्स के वो सभी इंफॉर्मेशन दे दिया जो पब्लिकली अवेलेबल है। सैमुअल कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ। यूजिन कहता है कि मैंने एली जैंग को वर्कर्स के रेवेन्यू के बारे में बता दिया है। मैंने ये बता दिया है फर्स्ट एंड सेकंड एपिलेट, इवन थर्ड और फोर्थ एपिलेट जो तू चलाता है वो सब कितने पैसा छापते हैं। एंड जिस मोमेंट मैंने एली जैंग को वर्कर्स के फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बताया, उसी मोमेंट एली जैंग के दिमाग में एक बिजनेस प्लान आ गया 5th एपिलेट को चलाने की। तो एली जैंग, क्या तू इन्हें खुद बता सकता है कि तेरा वो बिजनेस प्लान क्या है। अब एली यहाँ पर अपना बिजनेस प्लान बताता है जो सुन के सैमुअल, वेरेन और सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और गाइस एली ने यहाँ पर क्या बिजनेस प्लान शेयर किया है वो अभी हमें नहीं बताया जाता। यूजिन बस सैमुअल से ही कहता है कि सैमुअल तूने सुन लिया सब कुछ, तो अब बता एली 5th एपिलेट का प्रेसिडेंट बनने का लायक तो है ना। सैमुअल कहता है नहीं, ये झूठ है। अब देखो सैमुअल को ऐसा लग रहा है कि एली ने जो बिजनेस प्लान बताया है वो एक झूठ है। सैमुअल तो सीधा एली के सामने आके कहता है कि साले तेरे को क्या लगता है कि तू ऐसा काम कर सकता है, तुझे क्या लगता है कि तू ये काम आसानी से कर लेगा। एली तो कोई जवाब नहीं देता बल्कि यूजिन कहता है कि हाँ एली कर लेगा क्योंकि एली ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो अपने फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। और वैसे भी अगर एली का ये बिजनेस प्लान सक्सेस नहीं होता तो मैं खुद जाके हॉस्टल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सो हाँ गाइस, एली के पास और कोई रास्ता नहीं है, उसे जीतना ही होगा। खैर सीन अब यहाँ से शिफ्ट होता है जैक के ऊपर और जैक इस टाइम बड़े गुस्से में ही कह रहा है कि साले हरामखोर तू फिर से चला गया दारू पीने। और गाइस जैक ये बोल रहा है उसी ओल्ड मॉन्क को जिसका नाम गोंग सियोप जी है। गोंग सियोप तो यही कहता है कि तू क्या बात कर रहा है यार, मैं नहीं पी रहा था, लेकिन तुम देख पा रहे हो कि इसके पीछे दारू का बोतल दिख रहा है। जैक तो यही कहता है कि साले इस बुड्ढे के स्टैचू को पीठ पर लेके मैं ऐसे ही कब तक यहाँ पर क्लीन करता रहूंगा। तूने कहा था कि तू मुझे स्ट्रॉन्ग बनाएगा, लेकिन अब तक तूने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। और जैक का दिमाग इतना खराब हो जाता है कि वो इस गोंग सियोप जी के ऊपर अटैक ही कर देता है। लेकिन सरप्राइजली हम देखते हैं कि जैक के इस मुक्के से गोंग सियोप को कुछ भी नहीं हुआ। जैक तो बड़ा शॉक हो जाता है कि यार मैंने मेरा पूरा ताकत लगा दिया लेकिन इसको कुछ होता क्यों नहीं। गोंग सियोप तो यही कहता है कि बेटा तू पहले से काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है और हाँ मैं यहाँ पर तुझे झूठ बोलकर लाया था क्योंकि मुझे कोई चाहिए था जो मेरे घर को क्लीन करे। शुरू से ही मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था तेरे को फाइट सिखाने की, तो प्लीज यहाँ से चला जा तू। जैक कहता है अच्छा तो तुमने मुझे यहाँ पर धोखा दिया, ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें बस एक चीज कहना चाहता हूँ और वो ये है कि आज तक मैं कोई भी फाइट प्रॉपर तरीके से जीता
जीता ही नहीं। तुमने कहा कि मैं ऑलरेडी स्ट्रांग हूँ, लेकिन आज तक मैंने कोई भी फाइट नहीं जीता। इसे सुन के हमें गोंग सियोप जी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो अपने यंग एज में था। एंड इस टाइम तुम देख सकते हो उसके सामने है फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड जेम्स ली। शायद पास्ट में जेम्स ली ने इसको भी कूटा होगा। खैर फ्लैशबैक खत्म होता है, जैक यहाँ से जा ही रहा था, तभी गोंग सियोप कहता है रुक जा। गोंग सियोप कहता है कि तेरी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ने सेम लाइफ जिया है, तो चल मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि मैं तुझे सिखाऊंगा। तो क्या तूने कभी मास्टरी के बारे में सुना है? सो हाँ गाइस, जैक किसी चीज में यहाँ पर मास्टरी करने वाला है जो तुम्हें आगे पता चलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्टल के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं सेली पार्क को जो काम धाम करके अपने घर लौट के आई है। ऑब्वियसली यहाँ पर वेरेन और एली तो नहीं है, तो उसे ही काम करना पड़ेगा। बट अभी वो घर आके देखती है कि उसके ये दोनों बच्चे ने यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म पहन के रखी है। ये दोनों लड़की तो यही कहती है कि बिग मामा अब से हम स्कूल जाएंगे, और देखो आज यहाँ पर हमारे घर पे कोई गेस्ट आया है आपसे मिलने। हम देखते हैं वो गेस्ट और कोई नहीं यूजिन है। सेली तो यही कहती है कि यूजिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अब देखो गाइस, हॉस्टल की जो ये दोनों बच्ची है, ये तो अपने हाथ में बहुत सारे रोकड़ा लेके खड़ी हुई थी और यही कहती है कि बिग मामा इस गेस्ट ने हमें बहुत सारा पैसा दिया और अब से तो हम लोग स्कूल में जाएंगे, एंड हमने यहाँ पर काफी सारे फ्राइड चिकन भी ऑर्डर कर दिए। सेली तो सीधा जाके एक थप्पड़ मार के ये सारे पैसे उड़ा देती है हवा में, मतलब फेंक देती है, और इन दोनों से यही कहती है कि तुम दोनों अभी के अभी अपने रूम के अंदर जाओ। वहीं पर यूजिन कहता है सेली मुझे पता है कि तू ये पैसा जरूर लेगा, क्योंकि ये पैसे मेरे तरफ से नहीं है, ये एली जैंग की तरफ से है। एली और वेरेन वर्कर्स ज्वाइन करने के लिए मान गए एंड उन्होंने ये बस किया है अपने फैमिली को बचाने के लिए। और एली फिफ्थ एफिलिएट के अंदर जो पैसा कमा रहा है, ये उसके पैसे के कुछ हिस्से है जो मैं तुझे दे रहा हूँ। इसके बाद यूजिन यहाँ से जाते हुए कहता है कि सेली तू कुछ टाइम के लिए एली से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो बिजनेस के काम में सियोल से बाहर गया है। ऑब्वियसली वो काम कोई लीगल काम तो नहीं है, लेकिन आखिरकार वो ये सब सैक्रिफाइस कर रहा है अपने फैमिली के लिए। तो मिस सेली पार्क, मुझे पता है कि आखिर में आके तू ये पैसा एक्सेप्ट कर ही लेगा, क्योंकि एट द एंड तू हॉस्टल का बिग मामा है जिसे अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट करना है। ये कह के यूजिन यहाँ से चला जाता है एंड सेली यहाँ पर रो रही थी और मनी मन यही कह रही थी कि एली तू आखिर है कहाँ पर। हम इस टाइम एली के ऊपर ही आते हैं और तुम देख सकते हो कि एली ने यहाँ पर काफी सारे लॉन्डो को कूट दिया है एंड उसके फोन पर इस टाइम यूजिन का मैसेज आता है, जहाँ यूजिन हॉस्टल के उन दोनों लड़कियों की फोटो भेज रही थी जो अभी स्कूल यूनिफॉर्म में है। यह वेरेन भी था जो कहता है कि यार हमारे बच्चियां तो स्कूल यूनिफॉर्म में काफी अच्छे लग रहे हैं एंड देखकर लग रहा है कि वो दोनों काफी खुश है। उन दोनों को हमेशा से ही स्कूल जाना था, बट उन दोनों ने कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद हम बुरा मान जाएंगे। ये सब सुन के एली वेरेन से कहता है कि वेरेन तू सियोल वापस चला जा, मैं अकेला ही फिफ्थ एफिलिएट को संभाल लूंगा। वेरेन कहता है कि क्या तू पागल हो गया है? इतना सब कुछ होने के बाद अब मैं वापस चला जाऊं? ये तो नहीं होने वाला, और वैसे इस बार मैं तुझे अकेला सब कुछ झेलने नहीं दूंगा। सो तू यहाँ पर मुझे हॉस्टल का कोई अंकल नहीं, बल्कि तू मुझे अपना एक दोस्त मान। वेरेन ने ये बोला और तभी इनके पीछे कोई आता है जो कहता है अरे तुम अपने बिजनेस खड़ा करने के लिए यहाँ पर आके गंदगी मचा रहे हो। अब देखो गाइस, यहाँ पर कौन आया है वो हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अभी तो सीन शिफ्ट होता है सैमुएल के ऊपर और सैमुएल यहाँ पर किसी से कहता है तो तू मुझसे पूछ रहा है कि मेरा दिन कैसा जा रहा है? यार सच कहूँ तो उतना भी अच्छा नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे जिस बंदे से उम्मीद भी नहीं थी वो बन गया फिफ्थ एफिलिएट का प्रेसिडेंट, और वो साला मेरा थोबड़ा पकड़ के मुझे ही ज्ञान दे रहा था। मतलब एली की बात हो रही है। सैमुएल कहता है बस इतना ही नहीं, क्या तुझे पता है बॉस ने मुझे क्या कहा? अब गाइस हमें उस टाइम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यूजिन ने क्या बोला था। यूजिन यही कहता है कि सैमुएल क्या तू एली जैंग के साथ अनसन जाएगा? ये फिफ्थ एफिलिएट के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज एली जैंग के ऊपर मुझे अब भी उतना भरोसा नहीं है, तो मेरे ख्याल से तू एक अच्छा बंदा होगा, तू उसके ऊपर नजर रख सकता है। फ्लैशबैक खत्म होता है, सैमुएल ड्रिंक पीते हुए कहता है कि साला वो कमीना चाहता है कि मैं उसके ऊपर नजर रखूं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो तुम लोग समझ गए हो ना कि मेरा यहाँ पर कितना दिमाग खराब हुआ है, और मैंने तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत ही मार पिटाई की है, लेकिन तुम देख सकते हो कि सैमुएल ने यहाँ पर थोड़ी बहुत नहीं बल्कि भाई बहुत मार पिटाई की है। एंड इस टाइम सैमुएल के सामने खड़ा हुआ है अनसन का नंबर 2 और 3। तुम्हें पता होगा अनसन का ये नंबर 2 जिसका नाम चैनिंग है, ये कहता है कि साला ये मादन है कौन? और तुझे क्या लगता है कि अनसन के लोग बेवकूफ है? तू यहाँ पर आके हमारे बार के अंदर ऐसा तमाशा करेगा और हम तुझे छोड़ देंगे? अनसन का नंबर 3 जिसका नाम जैकी है, ये कहता है कि ब्रो अगर तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करनी है तो तुम्हें अनसन में नहीं आना चाहिए था, तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया, तुम यहाँ पर कोई भी बिजनेस रन नहीं कर पाओगे। सैमुएल कहता है ऐसा क्यों? सैमुएल ने ये बोला और सीन शिफ्ट होता है एली और वेरेन के ऊपर एंड इन दोनों के पीछे इस टाइम आया है और कोई नहीं, अनसन का नंबर 1 हडसन। और हडसन भी यही कहता है कि तुम लोग यहाँ पर बिजनेस शुरू नहीं कर पाओगे, क्योंकि अनसन का किंग मैं हूँ अनसन का सूरज। सो अगर तुम्हें बिजनेस की बात करना है तो तुम्हें मुझसे आके मिलना चाहिए था, लेकिन तुमने हमारे लौंडे को ही पीट दिया, ये तो काफी गलत बात है।
इसे सुन के वेरन को तो आता है गुस्सा, वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है, बट एली उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं भाई, मैं इससे लड़ूंगा। सो एली हडसन से कहता है कि यार मैंने सुना है अनसन वाले काफी टफ है, लेकिन जो भी हो हमें ये जगह चाहिए बिजनेस के लिए, तो मैं चाहता हूँ तू अपना ये अनसन मुझे हैंड ओवर कर दे। बट गाइस तुम्हें क्या लगता है कि हडसन ऐसे ही दे देगा? खैर सीन अब शिफ्ट होता है इन दोनों के ऊपर, और ये दोनों यहाँ पर सैमुअल से कहता है कि अच्छा तो तू सियोल से यहाँ पर आया है एंड तू यहाँ पर आया है एली जैंग का चमचा बन के। इसे सुन के सैमुअल कहता है कि यार मेरा दिमाग पहले से ही गुस्से में फट रहा था ये सोच सोच के कि एली जैंग के ऊपर नजर रखने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है, लेकिन अब तो मुझे यहाँ पर उसका चमचा भी कहा जा रहा है। साले मैं तुम लोगों को अच्छे से कूटूंगा। इसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है हडसन के ऊपर, और हडसन कहता है कि साले तुम लोग यहाँ पर मजाक कर रहे हो क्या? मैं तुम लोगों को अनसन नहीं देने वाला, और तू अपने आप को देख, तेरे आंखों में कोई रोशनी भी नहीं है, तू एक जिंदा लाश है। सो क्या तुझे सच में मेरे साथ लड़ना है? ये कह के हडसन अपना जैकेट उतार देता है क्योंकि लौंडा रेडी हो चुका है फाइट के लिए। दूसरे साइड वेरन कहता है कि एली थोड़ा ध्यान से, ये अनसन का हडसन है, ये काफी ताकतवर है, पास्ट में तो इसने डैनियल पार्क को भी हरा दिया था, तो तुझे उससे डिस्टेंस मेंटेन करके फाइट करना होगा बिकॉज उसका मुक्का इनक्रेडिबली बहुत ज्यादा डेंजरस है। वेरन ये सब कह रहा था, लेकिन वो ये देख के शॉक हो जाता है कि एली तो सीधा जाके भिड़ चुका है हडसन से, वो भी हेड टू हेड फाइट में। हडसन तो यही कहता है कि साले तू मुझसे हेड ऑन हेड फाइट करना चाहता है? तू दिखने में डैनियल पार्क की तरह स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जब मेरा मुक्का तेरे ऊपर पड़ा तेरा गेम तो ओवर। और गाइस तुम देख सकते हो कि हडसन के मुक्के से एली तो लगभग यहाँ पर बेहोश होने वाला था, पर फिर भी इस मुक्के को खाने के बाद एली यहाँ पर खड़ा हुआ था एंड एली के आंखों के सामने इस टाइम सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। हडसन कहता है कि भाई तू यहाँ पर हार चुका है, तुझे पहले से ही अंदरूनी चोट आई है, तो भाई यार रुक जा, नहीं तो तू मर भी सकता है, और तू मेरे साथ ऐसे हेड टू हेड फाइट करने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? अब देखो गाइस एली यहाँ पर इतना उतावला क्यों हो रहा है वो हमें अभी पता चलता है। फ्लैशबैक के अंदर हम देखते हैं यूजिन एली से कहता है कि एली मैं तुझे 3 महीने देता हूँ, इतने टाइम में तू सियोल के बाहर जा और वहाँ जाके 5th एफिलिएट का धंधा शुरू कर, और ये 3 महीने काफी होंगे तेरे लिए, लेकिन हाँ 3 महीने से ज्यादा टाइम में तुझे नहीं दे पाऊंगा। यूजिन की बात सुन के एली यहाँ पर कहता है कि मुझे सिर्फ 1 महीना चाहिए। यूजिन कहता है कि क्या तू 1 महीने में सब कुछ कर देगा? एली कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल कर दूंगा। यूजिन कहता है कि भाई देख ले 1 महीने में तू सही में ये कर पाएगा? एली कहता है कि हाँ मैं कर पाऊंगा, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, और वो कंडीशन यही है कि तुझे हॉस्टल को 1 बिलियन वॉन सेंड करना होगा। यूजिन कहता है और मैं ऐसा क्यों करूंगा? एली कहता है तूने मुझे 3 महीने का टाइम दिया, लेकिन मैं 3 महीने का काम 1 महीने में करके दूंगा, और वैसे भी तेरे पास बहुत पैसे है, तो गड्डी भर के हॉस्टल वालों को पैसा भेजवा देना बेटा। यूजिन कहता है देख ले भाई 3 महीने का काम तू 1 महीने में करने का सोच रहा है, इससे तेरे ही फैमिली प्रॉब्लम में फंस सकती है। एली कहता है कि अब जो भी हो मुझे ये करना ही होगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम इनके फाइट के अंदर आते हैं, जहां हम देखते हैं हडसन का ये आइकॉनिक पंच जो उसने एली के ऊपर एक तो जड़ दिया है पहले से ही, अब वो फिर से एक मारता है, और ऐसे ही वो लगातार एली के पेट पर ये मुक्का मारे जा रहा था। हडसन कहता है मेरा पहला मुक्का जिससे तेरा दिमाग हिल गया, और मेरे दूसरे मुक्के से तेरा हड्डी टूट गई, और यही है मेरे पंच की ताकत। इवन डैनियल पार्क भी मेरे इस पंच के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो पाया था। बट गाइस हम देखते हैं कि एली अब भी फाइट के लिए रेडी है, वो सीधा हडसन की तरफ आगे बढ़ता है फुल स्पीड पर। हडसन तो अपना पंच फिर से प्रिपेयर करता है एंड हडसन से इसकी इस बार मैं अपना पूरा ताकत लगाने वाला हूँ। साथ ही में हडसन मनी मन नहीं कह रहा था कि एली जैंग में तुझसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि तू काफी ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन ये फाइट तो काफी इजी था, सो गुड बाय। गाइस हडसन को ऐसा लग रहा है कि वो एली जैंग को हरा देगा, पर गाइस अपना एली हडसन के पैर के नीचे पर जो कोट पड़ा हुआ है उसे खींचता है, जिससे हडसन का बैलेंस बिगड़ता है, और फिर एली इस कोट को उठा के हडसन के ऊपर फेंकता है एंड फिर सीधा इसके मुंह पर एक जोरदार किक। हडसन तो मनी मन कहता है कि तो ये एली का प्लान था। अब देखो गाइस यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं टॉमली का, और टॉमली यहाँ पर बताता है कि अपना गार्ड डाउन करना, वो भी फाइट के बीच में, ये सबसे डेंजरस चीज है। अगर तुम फाइट के अंदर अपना गार्ड डाउन कर दोगे तो तुम्हें दिक्कत तो होगी ही, और इसी मौके का फायदा उठा के तुम अपने ओपोनेंट को भी पेल सकते हो, लेकिन हाँ हर कोई ये चीज नहीं कर सकता। यह सिर्फ एक ही है जिसको ये चीज आता है, क्योंकि मैंने उसको सिखाया था। तो हाँ गाइस वो और कोई नहीं अपना एली जैंग है। हम एली के ऊपर ही आते हैं, और एली यहाँ पर अपना किलिंग मोड ऑन कर दिया है। वो अपने इस कोट को हडसन के मुंह पर चढ़ा के गार्ड बांध देता है। इसके बाद वो हडसन की बहुत गंदे तरीके से कुटाई करता है। हडसन को भी समझ में आ जाता है कि यार एली ने मुझे चालाकी से मेरा गार्ड डाउन करवा दिया, एंड अब इसका एडवांटेज उठा के ये मुझे पेल रहा है। ये तो पूरा एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है। एंड गाइस तुम देख सकते हो कि एली हडसन को ऐसे पकड़ के यहाँ पर बेहोश कर देता है, पर बेहोश होने से पहले हडसन मनी मन कहता है कि इसका जो प्लान एग्जीक्यूशन का तरीका था वो बहुत ही बेहतर था, इसीलिए तो इसे गैंगडोंग का लेजेंड कहा जाता है। अब एली ने यहाँ पर हडसन को हरा दिया, तो वो वेरन से कहता है कि चल यहाँ से चलते हैं। वेरन कहता है कि ये क्या था, मैंने तुझसे कहा था कि उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रख के फाइट करना, लेकिन तू सीधा जाके उससे भिड़ गया। एली कहता है कि वो काफी
स्किल्ड फाइटर था, इसीलिए मैं उसके साथ सीधा हेड टू हेड फाइट में चला गया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं यहाँ पर हार जाता। और वैसे भी हम यहाँ पर और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास काफी कम टाइम है। मैंने यूजिन को प्रॉमिस किया था कि मैं 1 महीने के अंदर यहाँ पर बिजनेस शुरू करूंगा, सो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये कह के वेरेन और एली यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सैमुअल के ऊपर एंड सैमुअल ने यहाँ पर अनसन के नंबर 2 और 3 को आसानी से पेल दिया है। सैमुअल तो यहाँ पर बैठ के ही कहता है कि साले मैंने तुम लोगों को कहा था कि मुझसे मत भिड़ो, अब देखो तुम्हारी हालत क्या हुई है। खैर अभी हम देखते हैं यहाँ एली और वेरेन भी आ जाता है, जिसे देखकर सैमुअल कहता है अरे देखो तो कौन आया है, 5th एफिलिएट का प्रेसिडेंट। देखकर ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ने अनसन के सन को हरा दिया है। एली सेइज कि हाँ मैंने हडसन को हरा दिया है। अब उसके बाद इस जगह का इंचार्ज कौन है? अब देखो गाइस, ऑब्वियसली अनसन का इंचार्ज तो हडसन ही था, उससे पहले तेसुमा था। लेकिन जो भी हो, अभी इनके बातों के बीच में ये जो अनसन का नंबर 2 और 3 है इनको होश आ जाता है। और गाइस इनके चेहरे का हालत देखो सैमुअल ने क्या किया है। ये जो नंबर 2 है चैनिंग, ये कहता है कि यार तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने तो सियोल को टारगेट भी नहीं किया था और तुम लोग हमसे चाहते क्या हो। चैनिंग ने ये बोला और तभी एली इसको 1 बिलियन वोन थमा देता है। पैसा देखते ही तो ये साला लूटने लगता है और कहता है कि तुम हमें पैसा क्यों दे रहे हो और क्या ये पैसे सच में असली है। एली कहता है कि देख मैं तुझे 1 महीने का टाइम देता हूँ, इस 1 बिलियन वोन को ले और 1 महीने के अंदर इसको 10 बिलियन वोन बना के मुझे दे। चैनिंग कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ, 1 महीने के अंदर 10 बिलियन हम नहीं बना पाएंगे। एली कहता है कि तुम अपना बिजनेस अनसन के अंदर फैलाओ, उसके बाद लोगों को पैसा उधार दो और ये पैसे सबको उधार दो, बूढ़े, औरत, यंग स्टाफ, कस्टमर, होटल वालों को, जो भी तुम्हें मिले। और अगर वो लोग पैसा लेने से मना करते हैं तो तुम लोग उन्हें ड्रग्स और गैम्बलिंग का लत लगाओ। अगर उनको इन सब चीजों का लत लग जाएगा तो वो लोग तुमसे पैसा उधार लेने आएंगे एंड मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि पैसे उधार कैसे देते हैं एंड उनसे वसूली कैसे करते हैं। अगर मेरे मेथड्स को फॉलो करते रहे तो इसी 1 बिलियन ओन को तुम 10 बिलियन बना पाओगे। ये लोग पूछते हैं कि अगर हम 10 बिलियन नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा। एली कहता है सिंपली अनसन को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे, तुम यहाँ से भाग के भी कहीं पर नहीं जा पाओगे क्योंकि हमारे पास व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर है, वो तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। तो बेटा अगर तुम यहाँ पर 10 बिलियन वोन नहीं कमा पाए तो तुम सब लोग यहाँ पर मरोगे। और गाइस अभी हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं यूजिन और एली का। ये उस टाइम का फ्लैशबैक है जब एली ने यूजिन को बताया था उसका प्लान। यूजिन यहाँ पर कहता है कि चल बता 5th एफिलिएट का बिजनेस प्लान क्या है। एली कहता है वो है लोन बिजनेस। यूजिन कहता है लोन बिजनेस। एली कहता है देख वर्कर्स के पास अभी काफी सारे पैसे है तो हम लोग उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके सियोल के बाहर जो क्रू है उनको लोन देंगे। यूजिन कहता है तो वो लोग लोन लेंगे। एली कहता है ऑब्वियसली वो लोग नहीं लेंगे, पर मैं यहाँ पर उनको ये लोन फोर्सफुली दूंगा, इसीलिए मुझे इस चीज के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होना होगा और हम लोग जो उन्हें पैसा देंगे उसका 10 गुना पैसा हम उनसे वापस लेंगे। यूजिन कहता है अगर वो लोग भाग गए तो। एली कहता है नहीं, वो लोग भाग नहीं पाएंगे क्योंकि मैं भी नहीं भाग पाया था। एली का प्लान सुन के यूजिन कहता है बहुत बढ़िया, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू अपने फैमिली को बचाने के लिए इतना नीचे गिर जाएगा। एक बाप जो अपने फैमिली का हेड है, सच में वो अपने फैमिली को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। जो भी हो गाइस, अभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक यूथ कंस्ट्रक्शन साइट पर एंड यहाँ पर सेली मैक्स और डेरिक के साथ मिलने आई है बन नकेल ग्रुप से। यहाँ जेस बैठा हुआ था जो कहता है मैंने सुना कि एली जैंग ने वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया, हमें एकजुट हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों ने हमें धोखा दे दिया और अब तुम लोग यहाँ आए हो, क्या तुम जंग छेड़ना चाहते हो? तुम लोगों को क्या लगता है बन नकेल तुमसे फिर हार जाएगा? डेरिक यहाँ पर कहता है कि बन नकेल ग्रुप, मुझे लगता है कि शायद हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। पर तभी सेली डेरिक को चुप करवाती है और खुद सामने आके कहती है कि मैं इनसे बात कर लूंगी क्योंकि करेंटली मैं हूँ हॉस्टल का हेड और जैसे कि मैं यहाँ हॉस्टल का हेड बन के बात करने वाली हूँ तो मुझे भी यहाँ बन नकेल के हेड से बात करनी है और हम लोग यहाँ पर आए हैं एली जैंग के बारे में ही बात करने। जेस कहता है कि बॉस आपने सुना ना ये लोग क्या चाहते हैं? हम देखते हैं बॉस यानी भास्को को और गाइस तुम लोग देखो भास्को का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ है भाई साहब। भास्को यहाँ पर अपना कोट पहनता है और कहता है ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम लोगों का बात सुनूंगा। एंड गाइस लिटरली तुम लोग एक बार भास्को को देखो भाई साहब, इसका ग्लो अप कितना अच्छा लग रहा है। खैर जो भी हो, अभी तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अनसन के फर्स्ट जनरेशन के किंग तेसुमा के ऊपर एंड यहाँ पर एक जंगली सुअर को रोस्ट कर रहा है एंड आई थिंक कि इसने शायद जंगली सुअर के मत्थे पर एक मुक्का मार के इसको मारा होगा। जो भी हो, अभी इस टाइम तेसुमा से कोई मिलने आया है जिसे देखकर तेसुमा कहता है कि बड़े दिन बाद मिलने आया तू, वैसे बता क्या तुझे भूख लगी है, तू खाएगा? तेसुमा के सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो कहता है कि यार तू भूल गया मैं वेजिटेरियन हूँ और वैसे मैंने सुना कि हडसन हार गया है। कोई बंदा जिसका नाम एली जैंग है वो सियोल से यहाँ पर आया और हडसन को हरा के अनसन को अपने अंडर ले लिया, तो क्या तू जाएगा इस मैटर को खुद हैंडल करने? तेसुमा कहता है नहीं, मैंने बहुत पहले अनसन को हडसन के हाथों में दे दिया है, तो ये काफी डिसरिस्पेक्टफुल होगा अगर मैं इस मामले में घुसता हूँ तो।
और वैसे भी हडसन सन ऑफ अनसन है, वो ऐसे ही इन लूजर से हार के पीछे नहीं हटने वाला, वो वापस आएगा स्ट्रॉन्ग बन के। टेसुमा के सामने जो ये बंदा बैठा हुआ था ये कहता है तो तू यहाँ पर कुछ नहीं करेगा, वो लोग आके तेरे लौंडे को पीट दिया और तू कह रहा है कि तू कुछ नहीं करेगा। सच में यार मैं तेरे जैसा उतना सॉफ्ट नहीं हूँ, पर हाँ तेसुमा अगर तू एली ज़ैंग से मिलता है तो उसे बता देना कि वो गलती से भी सू ऑन को टच न करे। अगर एली अनसन तक नहीं रुका और हमारे इलाका सू ऑन में आ गया तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। एंड गाइस इस बंदे का नाम इस टाइम रिवील नहीं किया जाता, लेकिन हाँ ये एक फर्स्ट जनरेशन का किंग है, ये सू ऑन का किंग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एली के ऊपर आते हैं एंड ये लोग इस टाइम सू ऑन में पहुंच भी चुके हैं। वायरन तो एली से पूछता है तो क्या अब हम लोग सू ऑन में जो क्रू है उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं? एली कहता है कि हाँ तूने सही कहा। वायरन पूछता है वैसे वो लोग यहाँ पर क्या बिजनेस चला रहे हैं? एली कहता है स्टाफिंग एजेंसी बिजनेस वो लोग यहाँ पर चला रहे हैं, लेकिन वो कोई एवरेज स्टाफिंग एजेंसी नहीं है, उसके अंदर गुंडे लोग बड़े बड़े हैं एंड उन्हें हायर किया जाता है सड़क किनारे जो वेंडर लोग बैठे होते हैं उनको हटाने के लिए। एली बताता है कि उनका ये एजेंसी फर्स्ट जनरेशन से चलता आ रहा है एंड अब ये एजेंसी सेकंड जनरेशन को पास कर दिया गया है। वायरन पूछता है वैसे सू ऑन में जो क्रू है उनका नाम क्या है? एली कहता है उसका नाम है सियोगडू स्टाफिंग एजेंसी, ऐसा ही कुछ होगा। अब देखो गाइस वायरन और एली तो यहाँ कार में बैठे हुए हैं, लेकिन कार चला रहा है अपना सैमुएल। सैमुएल कहता है अच्छा एक चीज बताओ कि मैं यहाँ पर ड्राइव क्यों कर रहा हूँ? एली कहता है वो हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना। इसे सुन के सैमुएल तो सीधा ब्रेक पर पैर रख देता है और इन दोनों का सर सीट पे आके टकरा जाता है। वायरन तो गुस्सा हो जाता है कि साले हरामखोर तुझे पिटना है क्या? सैमुएल कहता है अबे साले बाहर निकलो, हम लोग पहुंच गए हैं एंड यही है वो सियोगडू स्टाफिंग एजेंसी। और हाँ मैं यहाँ पर तुम लोगों की मदद नहीं करने वाला, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। मुझे भरोसा है कि तुम दोनों संभाल लोगे इस मैटर को मेरे बिना, और हाँ हो सके तो फाइट अंदर ही करना और जितना हो सके मेरे कार से दूर रहना, इसके ऊपर खून के छींटे में बर्दाश्त नहीं करने वाला। मैंने ये हाल ही में एक डीलर से लिया है। सैमुएल के ये बोलते ही कोई आता है और उसके रोल्स रॉयल के ऊपर लट मार के कांच तोड़ देता है। और गाइस तुम देख सकते हो ये है हमारे सैमुएल का रिएक्शन, और यहाँ पर कांच तोड़ने वाला वही सियोगडू स्टाफिंग एजेंसी का मेंबर है सब। एंड इनको पता था कि यहाँ पर ये लोग आने वाले हैं। ये लोग यही कहते हैं कि देखो तो तुम लोग अनसन से बहुत जल्दी यहाँ पर आ गए। एली कहता है तो खबर इतनी जल्दी फैल गई है, मैं देख सकता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर हमारा ही इंतजार कर रहे थे। और हाँ गाइस तुम देख पा रहे हो कि इन्होंने यहाँ पर घेर लिया है इन्हें चारों तरफ से। एंड यहाँ पर ये एक बंदा था जो कहता है कि अरे मैंने सुना हडसन हार गया है, बट उसको किसने हराया है? वो तुम जैसे लूजर से हार गया? अरे यार और क्या ही कर सकते हैं। एंड तुम लोग यहाँ पर आए हो तुम्हारे उस बिजनेस के बारे में बताने हमें, है ना? तुम गांडू लोग यहाँ हमें भी 1 बिलियन वोन देके कहोगे कि उसे 10 बिलियन वोन बनाना है, मजाक कर रहे हो क्या? वायरन पूछता है एली अब हम लोग क्या करें? एली कहता है क्या करेंगे, इनको पीटेंगे, और वैसे टेंशन मतलब मैं इनको देख लूंगा। अब एली यहाँ पर कुछ कर पाए उससे पहले ये सारे लोग हमारे इन तीनों लॉन्डो के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है। इवन तुम देख सकते हो कि इन्होंने सैमुएल के कार का भी क्या हालत कर दिया। ऊपर से ये लोग मजाक भी उड़ा रहे थे कि यार इस नए वाले कार का हालत देखो क्या हुआ। एंड गाइस सैमुएल बस शॉक है कि यार मैंने इस कार को हाल ही में खरीदा था। जो भी हो अभी यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर चला है तो चारों तरफ सिर्फ धुआं था, एली को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी ये बंदा जो कि सियोगडू स्टाफिंग एजेंसी का टीम लीडर है, ये सीधा एक फायर एक्सटिंग्विशर लेके एली के सर पर दे मारता है और कहता है कि साले गधे तू यहाँ पर सू ऑन को टेक ओवर करने आया है, चल देखता हूँ तू कैसे करता है। तेरे जैसे लूजर की हिम्मत कैसे हुई सू ऑन को टेक ओवर करने की? ये कहते हुए ये बंदा एली के मुंह पर फायर एक्सटिंग्विशर से मार रहा था। जो भी हो अभी सीन वापस से शिफ्ट होता है हॉस्टल और बन नकेल के बातचीत में, जहाँ जेस कहता है कि तुम लोगों ने खुद वर्कर्स को ज्वाइन किया है, अब तुम लोग हमसे बात करना चाहते हो क्या? तुम लोग हमें पागल बनाना चाहते हो? ये सब यूजिन का ही प्लान का हिस्सा है ना? और एली ज़ैंग वो इतना जल्दी वर्कर्स का चमचा कैसे बन गया? ये सब सुन के सेली कहती है बन नकेल्स तुम्हें क्या लगता है कि एली खुद से वर्कर्स को ज्वाइन किया है? जेस कहता है इसका क्या मतलब हुआ? सेली कहती है कि एली अपने फैमिली को बचाने के लिए खुद को वर्कर्स को सेल कर दिया है। और वैसे तुम लोग एली के बारे में जानते ही क्या हो? तुमने उसे जितना स्कूल पर देखा है उसके बेसिस पर तुम उसे जज मत करो। इसे सुन के भास्को कहता है कि ठीक है फिर हमें बताओ कि एली ज़ैंग कैसा इंसान है। सेली कहती है कि वो अंदर से टूट चुका है। सेली ने ये बोला और तभी सीन शिफ्ट होता है एली के ऊपर एंड हम देखते हैं कि इस बंदे ने जो एक्सटिंग्विशर से हमला किया था एली ने उसे रोक लिया है। और अभी सेली बता रही थी कि एली काफी ज्यादा टूट चुका है हेदर के मौत के बाद, क्योंकि उसके मौत का जिम्मेदार एली खुद को मानता है। एंड गाइस अभी एली इस बंदे का हमला रोक के इसका सर पकड़ लेता है और फिर सैमुएल के कार के यानी रोल्स रॉयल के जो ब्रांड लोगो है उसको उठा के इस बंदे को कूट देता है। साथ में सेली ये भी बता रही थी कि हॉस्टल में वापस आने के बाद से एली हमेशा हम लोगों के लिए टेंशन में रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके आसपास
पास जितने भी लोग रहेंगे उनके ऊपर भी बैड लक आ जाएगा, जैसे एली के ऊपर हमेशा आता है। इवन अभी भी एली ये मानता है कि ओली के मौत का जिम्मेदार वो खुद है। एंड गाइस अभी इधर एली फाइट के अंदर इस बंदे को बहुत ही बुरे तरीके से कूट के यहाँ पर हरा देता है। तभी स्टफिंग एजेंसी के 2 मेंबर एली के ऊपर हमला कर देता है। एली इनके ऊपर एक कार का ब्रांड लोगो फेंक के इनका ध्यान भटकाता है और फिर दोनों को ही एक साथ जमीन पे गिरा के मुक्के बजाने लगता है। साथ में सेली बता रही थी कि एली की पूरी जिंदगी एकदम घटिया रही है, पर एली कभी भी इस तरह का जिंदगी नहीं जीना चाहता था। उसने सिर्फ अपने फैमिली को खुश रखने के लिए वर्कर्स को ज्वाइन किया है। और हाँ, एली जैंग तो हमारे फैमिली का कोई हेड भी नहीं है, वो तो एक छोटा सा बच्चा है जो हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। जो भी हो गाइस, अब यहाँ पर सबको कूटने के बाद एली कहता है कि वेरेन चल, हमारे पास और टाइम नहीं है, चलते हैं। और बाय द वे, हाँ तूने कहा था कि तू हमारी मदद नहीं करेगा, लेकिन तूने किया। एंड गाइस एली ये बात बोल रहा है सैमुएल को, क्योंकि तुम देख सकते हो कि सैमुएल ने भी इनके साथ फाइट किया है और काफी सारे लॉन्डो को कूट दिया इसने। एंड ऑब्वियसली होना ही था, इन लोगों ने उसके कार की जो हालत की थी भाई, उसका गुस्सा सैमुएल ने यहाँ पर निकाल लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक होटल बिल्डिंग पे, जहाँ एक बंदा किसी से कॉल पर बात कर रहा था। कॉल पे जो है वो कहता है कि हमने एली जैंग को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने सियोक-डू स्टफिंग एजेंसी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन उन्होंने हमारे मैनेजर, टीम लीडर और जो ट्विंस ब्रदर थे उनको भी हरा दिया है। वो सब इस टाइम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। और फिर ये बंदा आगे कहता है कि उन लोगों ने जैसे अनसन में बिजनेस समझाया था, ठीक वैसे उन्होंने यहाँ पर भी हमें वो बिजनेस समझा के चले गए और उन्होंने कहा कि वो लोग कल वापस आएंगे। इसे सुन के ये फास्ट जनरेशन का बंदा जो सुआन का किंग है, इसको इतना गुस्सा आता है कि ये टेबल को बीचों बीच से एक मुक्के में फाड़ देता है और यही कहता है कि वो साले सेकंड जनरेशन के लॉन्डे लपटे को क्या लगता है, मैं उन सबको अच्छा सबक सिखाऊंगा, मार डालूंगा जान से। इसी के साथ ये जो फर्स्ट जनरेशन का लॉन्डा है, इसका नाम रिवील होता है सियोक-डू, मतलब इसी के नाम से एजेंसी का नाम रखा गया है। जो भी वो सीन शिफ्ट होता है वेरेन के ऊपर, एंड ये लोग यहाँ पर नहा रहे थे। वेरेन एली से पूछता है कि एली क्या तू ठीक है? एली कहता है क्यों, मैं ठीक क्यों नहीं होऊंगा। वेरेन कहता है कि भाई तू खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है, मैं मानता हूँ तू ये सब कर रहा है अपने फैमिली के लिए, लेकिन इतना एफर्ट डालने का क्या जरूरत अगर तू जिंदा ही नहीं रहेगा तो। एली को इस टाइम अपने हॉस्टल के बच्चियां याद आती है और एली कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक बच्चे लोग खुश है मैं ये करता रहूंगा। हम देखते हैं यहाँ सैमुएल भी था, जो एली की बात सुन के कहता है कि यार तू मेरा दिमाग मत खराब कर, तू अभी जो अपने फैमिली के लिए कर रहा है ना, वो उतना भी अच्छा काम नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तेरे एक्सक्यूजेस क्या है, तू गन से बेटर नहीं है भाई, क्योंकि अनसन में जो लोग हैं ना, वो हॉस्टल की तरह ही एक फैमिली है। तो किसी और के फैमिली को दुख पहुंचाना ताकि अपना फैमिली खुश रहे, ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है। तो इतना घटिया एक्सक्यूजेस मेरे सामने मत दिया कर। सैमुएल की बात सुन के तो वेरेन उठ के आता है कि साले तेरे पिछवाड़े में इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्या तू अपने कार के लिए रो रहा है? सैमुएल कहता है कि यार मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा, तुम धीरे धीरे वही बनते जा रहे हो जिससे तुम नफरत करते थे। तुम अगर चाहते तो तुम 5th एफिलिएट को शांति से चला सकते थे, तो तुम्हें यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या तुम्हें लगता है कि पैसा उधार देने के काम में तुम कोई रेवोल्यूशनरी ला सकते हो? अब देखो सैमुएल की बात तो सही है, पर एली को थोड़ा गुस्सा आता है। एली से इसकी यार तेरे पिछवाड़े में इतना गुदगुदी क्यों हो रहा है? मैंने तो सुना है कि तू इतना पैथेटिक लूजर है कि जिसे गन ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। ये बात सुन के तो सैमुएल को थोड़ा गुस्सा आता है कि साले तूने क्या बोला? एली कहता है गैब्रियन किम, मैंने र्यूमर सुना था कि गैब्रियन किम का बेटा है तू, वो एक लेजेंडरी फाइटर था, लेकिन तेरे जैसे एक पैथेटिक लूजर के अंदर उनका जीन सिर्फ बर्बाद हो रहा है। ये सब बात सुन के तो सैमुएल पूरा हिट अप हो जाता है एंड सैमुएल सेज कि ठीक है चल अभी के अभी डिसाइड कर लेते हैं कि हम में से कौन ज्यादा ताकतवर है। अब देखो गाइस, इनके बीच फाइट हो उससे पहले यहाँ पर एक बच्चा था जो कहता है कि डैड देखो उनकी लटकती हुई तलवार कितनी बड़ी है, लगता है कि वो लोग यहाँ पर तलवारबाजी करने वाला है। इसका बाप तो यही कह रहा है कि बेटा शांत हो जा, लेकिन ये बच्चा कहता है कि डैड आपका तलवार इतना बड़ा क्यों नहीं है, क्या यहाँ पर ठंड है इसी वजह से? एली और सैमुएल भी पीछे घूम के देखता है कि सभी लोग अपना लटकती हुई तलवार छुपा लेता है। सो एली भी कहता है कि यार ये सही टाइम नहीं है। सैमुएल कहता है कि हाँ हाँ ठीक है बाद में लड़ लेंगे। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक टेंट वाले रेस्टोरेंट पर एंड यहाँ सैमुएल बैठ के पी रहा था और उसे याद आ रहा था कि नहाने के टाइम जब वो बच्चा कह रहा था कि डैड देखो ये लोग कितने डरावने हैं, तब उसका डैड कह रहा था कि बेटा डर मत, मैं तुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा। तो सैमुएल मन में यही सोचता है कि तो क्या फैमिली यही होता है? सैमुएल ये सोचते हुए ड्रिंक पीने ही वाला था, तभी यहाँ का जो लेडी ओनर है वो आके रोक देती है सैमुएल को और यही कहती है कि यार तुझे देखकर लग रहा है कि तू एक माइनर है, तो तुझे यहाँ पर ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। पर सैमुएल तो यह पूरा बोतल ही गटक जाता है और यही कहता है कि मैम मैं कोई माइनर नहीं हूँ। अभी इनके बातों के बीच में ही हम देखते हैं वही सियोक-डू स्टफिंग एजेंसी के मेंबर यहाँ पर आ जाते हैं एंड ये लोग यहाँ पर आके इस लेडी ओनर को धमकाने लगता है और यही कहता है कि साली बुढ़ी औरत, हमने तुझे कितनी बार कहा है कि ये जगह खाली कर दे। ये लेडी ओनर यही कहती है कि अगर मैं ये जगह छोड़ के चली जाऊंगी तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगी? ये लोग कहते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तभी यह बेटा सैमुएल कहता है एक्सक्यूज
एक्सक्यूज मी, क्या मुझे दूसरा एक सोजू का बोतल मिल सकता है? सैमुअल ने ये बोला और स्टफिंग एजेंसी का एक मेंबर आके सैमुअल के सामने सोजू का बोतल रखता है और ये बंदा कहता है कि यार मैंने सुना कि हमारे सियोकडू स्टफिंग एजेंसी के साथ तुम लोगों ने कुछ झगड़ा किया है। इवन मैंने सुना है कि जब मैं वहाँ पर नहीं था तो तुम लोगों ने हमारे ऑफिस के ऊपर भी अटैक किया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है चैंग योंग जी। और गाइस यही वो चैंग योंग जी जो सियोकडू स्टफिंग एजेंसी का नंबर 1 है, मतलब हेड। एंड आई थिंक कि जो फर्स्ट जनरेशन का लॉन्डा मतलब सुओन का किंग है उसका सक्सेसर ये है, जैसे तेसुमा का सक्सेसर है हटसन, ठीक वैसा ही। एंड अभी ये बंदा चैंग योंग कहता है कि यार जब तू हमारे इलाका सुओन में आया है तो तुझे पहले आके मुझसे मिलना चाहिए था, लेकिन तूने हमारे लॉन्डो के ऊपर अटैक कर दिया। बेटा तुमने तो यह बड़ी मिस्टेक कर दी सैमुअल, सीईओ ऑफ सियोल। आखिर हम यहाँ बहुत लोग हैं, लेकिन तू टेंशन मत ले क्योंकि ट्रेडिशनली हमारे सुओन में ओनली फाइट होता है 1v1 में। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एलिजैंग के ऊपर जो यहाँ पर राइस बॉल खा रहा था और वैरन कहता है कि क्या तू सिर्फ यही खाएगा, ऐसा चलता रहा तो तू बेहोश हो जाएगा। एली कहता है वैसे तूने भी यहाँ पर कुछ नहीं खाया है। वैरन कहता है जब तू यहाँ पर ज्यादा नहीं खा रहा तो मैं क्यों खाऊं, लेकिन जो भी हो अब बता कि हमें क्या करना है आगे। एली यही कहता है कि हम कल वापस सियोकडू स्टाफिंग एजेंसी में जाएंगे क्योंकि वहाँ पर उनका हेड नहीं था तो उससे बातचीत नहीं हुई, हम कल वापस जाएंगे। बट कल तक इंतजार कौन करे। हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। एक बंदा तो एली के पीछे से आके हथौड़ा से मारने वाला था, लेकिन एली इसे डॉज कर लेता है और ये बंदा कहता है वाओ तूने तो डॉज कर लिया, क्या सियोल के हरामखोरों के पीछे भी आके है। वैरन पूछता है कि वैसे तुम लोग हो कौन। एंड गाइस हम देखते हैं कि ये वही बंदे लोग हैं सियोकडू स्टाफिंग एजेंसी के। एंड ये लोग यहाँ पर सिर्फ अकेले नहीं आए हैं, इनके साथ ये बंदा भी आया है डोसू ली जो कि सेकंड इन कमांड में है सियोकडू एजेंसी का, ये नंबर 2 है। एंड ये बंदा कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है डोसू ली। लोग यहाँ पर मुझे सुओन का हथियार कह के बुलाते हैं और तुम लौंडे लोग यहाँ पर सियोल से आए हो, है ना। देखते हैं तुम दोनों यहाँ पर क्या कर सकते हो। वैसे तुम्हारे साथ जो तीसरा बंदा है उसका टेंशन मत लो, आई एम श्योर कि वो हमारे बॉस यानी नंबर 1 से मिल चुका होगा और अब तक तो हमारे बॉस ने उसे पीट पीट के मार ही दिया होगा। एली कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर सैमुअल सीओ की बात कर रहे हो? अगर उसकी बात हो रही है तो आई होप कि तुम्हारा बॉस उससे नहीं भिड़ पाएगा। मैं उससे नफरत तो करता हूँ लेकिन इस टाइम मुझे कहना ही पड़ेगा वो सैमुअल सीओ है, वो कोई आम लौंडा नहीं है जिसे तुम इजीली डिफेक्ट कर पाओ। एंड गाइस हम इस टाइम सैमुअल के ऊपर ही आते हैं और ये यहाँ पर सभी लॉन्डो को पकड़ पकड़ के पेल रहा है भाई साहब। इसने पहले एक बंदे के मुंह पर सोजू का बोतल घुसाया और फिर अपने घुटने से इसका मुंह ही तोड़ देता है। इवन कुछ लोग तो यहाँ पर डंडा लेके मारने आ रहे थे, लेकिन सैमुअल यहाँ से एक केटली उठाता है और इस केटली से वो इन सभी को कूटने लगता है भाई साहब गंदे तरीके से। सबके मुंह पे लौंडा इस टाइम केटली बजा रहा था। ये देखकर तो सियोकडू स्टाफिंग एजेंसी के बाकी मेंबर थोड़ा घबरा जाते हैं। एंड गाइस तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर सैमुअल थोड़ा ऑरा फार्मिंग भी कर लेता है, लौंडो को पीट के उनके ऊपर बैठ के केटली से पानी पी रहा है और यही कह रहा है कि यार फाइट के अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट लाओ, तुम्हारे साथ फाइट करते हुए तो मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। तभी इनका जो नंबर 1 है चैंग योंग ये यहाँ पर आके एक मुक्के में उड़ा देता है अपने सैमुअल को। एंड नंबर 1 कहता है कि ठीक है चल आजा 1v1 फाइट करते हैं। एक फाइट तभी सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट भरा होता है जब तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे ही टक्कर का हो। ये बात सुन के सैमुअल भी कहता है कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा तो एक्साइटमेंट फील हो रहा है, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर असली फाइट होने वाला है। और तूने अपना नाम क्या बताया, क्या तेरा नाम चैंग योंग जी है? सो बता भाई क्या तुझे स्विमिंग आता है अच्छे से? अब सैमुअल ने ये क्यों पूछा तुम्हें थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। अभी तो सीन शिफ्ट होता है गो के ऊपर और ये साला इस टाइम यहाँ गोल्फ खेल रहा है और अभी यहाँ गो से कोई पूछता है चैंग योंग के बारे में। गो कहता है वो अच्छा मुझे याद आया, वो तो सुओन के सेकंड जनरेशन का हेड है, मैंने उसे देखा था जब मैं व्हाइट घोस्ट के साथ ट्रेवल कर रहा था उस टाइम। अब गो के साथ जो है वो पूछता है गो से क्या वो लड़का ताकतवर है? गो कहता है कि ऑफकोर्स वो लौंडा काफी ताकतवर है, लेकिन हाँ मेरे जो सीक्रेट फ्रेंड है उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। एंड अभी हम लोग वही देखते हैं सैमुअल ने पहले ही इसको बहुत ही गंदे तरीके से कूट के फिश टैंक के अंदर इसका सर घुसा दिया है और गो इस टाइम बताता है कि सैमुअल अभी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इतना ताकतवर कि इस टाइम उसे कोई अपने टक्कर का ओपोनेंट नहीं मिलता। एंड अभी हम देखते हैं सुओन का ये नंबर 1 इस फिश टैंक से अपना सर निकालता है और फिर सैमुअल के मुंह पर 2-3 मुक्के बजा देता है। लेकिन तुम सैमुअल को देखो, ये साला मजे ले रहा है फाइट की, इसके ऊपर इतने बुरे तरीके से हिट किया जा रहा है, लेकिन सैमुअल को देखो ये साला मजे ले रहा है। ये नंबर 1 तो यही कहता है कि साले हराम को तू यहाँ पर मरता क्यों नहीं? तभी सैमुअल कहता है कि बेटा बहुत हुआ, अब मेरी बारी है पीटने की। बट गाइस हम देखते हैं कि ये नंबर 1 सीधे अपने घुटने पर आ जाता है और यही कहता है कि प्लीज अब ये सब रोक दे। ये बंदा कहता है कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम किसी और दिन फाइट करेंगे, फिर से एक रीमैच करेंगे। ये सुन के तो सैमुअल काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। इवन सैमुअल को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सीधा इसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है और एक ही मुक्के में ये बेहोश। इसके बाद इसी के ऊपर बैठ के सैमुअल फूक
ठोकते हुए कहता है कि यार मजा नहीं आया फाइट करके। एंड इस टाइम मैं ऐसे लेवल पर पहुंच चुका हूँ कि मुझे मेरे टक्कर के ओपोनेंट मिलते ही नहीं, शायद से वो 2 बंदे होंगे जो मेरे टक्कर के हैं। खैर अभी सैमुअल ने जो यहाँ पर खाना वगैरह खाया और दारू पिया, उसका पैसा वो इस लेडी को दे देता है। इवन वो अपना पूरा वॉलेट ही इस लेडी को थमा के यहाँ से जाने लगा है। ये लेडी कहती है कि बेटा तूने मुझे ये पूरा वॉलेट क्यों दिया? सैमुअल कहता है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इस वॉलेट को बेच भी सकते हो और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि मेरे पास तो कोई फैमिली नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं एली और वैरन के ऊपर। एंड उन्होंने भी यहाँ पर बहुत आराम से सबको कूट दिया है। एंड इन लोगों ने यहाँ पर सियोक-डू का जो नंबर 2 था उसको भी हरा दिया है। और एली कहता है कि वैरन चल चलते हैं, वैसे भी हमें सियोक-डू के जो नंबर 1 है उससे मिलना होगा। और शायद अब तक सैमुअल ने उसको भी कूट दिया होगा। एली ने ये बोला और तभी हम देखते हैं यह एक बंदे की एंट्री होती है। एंड ये वही फर्स्ट जनरेशन का बंदा है, इवन ये सुऑन का किंग भी है। जैसे अनसन का तेसुमा था ठीक वैसे ही ये है। और गाइस फाइनली अभी इसका चेहरा इस टाइम दिखाया जाता है और इसके चेहरे से ही तुम्हें पता लग रहा होगा कि इसने यंग एज में कितनी सारी फाइट लड़ी होगी। ये यहाँ पर आके कहता है कि तुम में से एली ज़ैंग कौन है। अब देखो गाइस, इसको यहाँ पर देख के वैरन और एली की हालत हो जाती है खराब। वैरन तो मनी मन कहता है हम ना ही तो इसका नाम जानते हैं, इवन हमें इस बंदे के बारे में भी कुछ नहीं पता, लेकिन हम दोनों को ही यहाँ पर सेंस हो रहा है कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है। ही इज द किंग। एंड ये कोई ऐसा वैसा किंग नहीं है, ये एक ऐसा किंग है जिसने फर्स्ट जनरेशन के ऊपर रूल किया है। और गाइस अभी हमें इसके पुराने दिन का एक ग्लिम्स यहाँ पर दिखाया जाता है। एंड गाइस तुम देख पा रहे हो कि ये अपने प्राइम टाइम में कितना खतरनाक था। इसको यहाँ पर देखकर तो वैरन कांपने लगता है, इवन उसका दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। वैरन समझ जाता है कि उसको यहाँ पर डर लग रहा है इस बंदे से। तभी वैरन को याद आता है मैनेजर किम की एक बात। मैनेजर किम ने उसे बोला था कि अगर कभी तुझे अपने ओपोनेंट से डर लगे तो तुझे उस टाइम सिर्फ एक ही चीज करना है कि सीधा उसके ऊपर अटैक कर और उसे मौका मत दे। वैरन वही करता है, वो इस किंग के मुंह पर एक जोरदार लात देके मारता है और फिर एली से कहता है कि एली तू पीछे रहियो, इससे मैं लड़ लूंगा। बट गाइस ये उतना आसान थोड़ी ना है। हम देखते हैं सियोक-डू यह एक पंच थ्रो करता है वैरन के ऊपर, जिसे वैरन डॉज करके इसके ऊपर एक 1 इंच पंच मार देता है। इसके बाद वैरन कुछ और भी अटैक करता है इसके ऊपर, पर तुम देख सकते हो कि सियोक-डू को कुछ भी नहीं हुआ। एंड अभी सियोक-डू फिर से एक पंच मारने आता है जिसको वैरन डॉज करके इसको और भी कूटता है। एंड बीच फाइट में ही वैरन को रोककर कहता है कि तेरा टीचर शायद बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि उसने वैरन को काफी कुछ सिखाया है। वैरन काफी टैलेंटेड बन चुका है। आगे सियोक-डू कहता है कि तेसुमा सही कह रहा था। अब देखो तेसुमा ने क्या सही बोला था उसको देखने के लिए हम इनका एक फ्लैशबैक देखते हैं। हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर खाने बैठे थे और बात यहाँ हो रही थी सेकंड जनरेशन की। सियोक-डू यहाँ पर पूछता है कि तू सेकंड जनरेशन से मिल के आया तो वो लोग कैसे थे? तेसुमा से इसकी जेम्स ली से मुलाकात होने से पहले मैं सेकंड जनरेशन के लॉन्डो से भिड़ा था। सियोक-डू कहता है तो किंग ऑफ अनसन ने सेकंड जनरेशन के साथ फाइट की? तू मजाक कर रहा है क्या? तूने तो शायद उनको एक हाथ से ही निपटा दिया होगा। तेसुमा कहता है नहीं ऐसा नहीं था, वो असली में एक फाइट थी। सेकंड जनरेशन के वो बच्चे लोग कमजोर नहीं है, वो लोग लड़ाई में इतने अच्छे थे कि फाइट के अंदर मैं ही हिट अप हो गया था। और जैसा कि तुझे पता है कि फाइट करते हुए हमें कितना मजा आता है, वो सिर्फ हमारे जनरेशन के लोग ही समझ सकते हैं। और फिर आगे तेसुमा सियोक-डू से कहता है कि आई होप कि तू किसी दिन उनसे मिले, क्योंकि उनसे फाइट करके तुझे काफी मजा आएगा। एंड अभी इस टाइम हम देखते हैं कि सियोक-डू को फाइट के अंदर मजा आ रहा है। वो सीधा वैरन के पेट पर एक जबरदस्त पंच मारता है और यही कहता है कि तेसुमा सही बोल रहा था, तुम लोग रियली में काफी टफ हो। ऐसा लग रहा है कि मैं पुराने दिन को जी रहा हूँ और मैं अपने उन पुराने दिन को काफी ज्यादा मिस करता हूँ। ये कह के ये अपना कपड़ा फाड़ देता है। सियोक-डू तो काफी ज्यादा हिट अप हो चुका है, उसे मजा आ रहा है फाइट करते हुए। दूसरी तरफ तुम बैरन को देखो, वो काफी स्ट्रगल कर रहा था इस फाइट में, लेकिन सियोक-डू इसके सामने जाके बैठ जाता है और कहता है कि ओहो मेरे पंच खाने के बाद भी तू उठने की कोशिश कर रहा है, सच में मजा आएगा। एंड इसके बाद तो ये बैरन का मुंह पकड़ के उठा देता है और यही कहता है कि बेटा तेरा हो गया, मैं तुझे यहाँ पर खत्म करके तेरे दोस्त के साथ खेलने जाऊंगा। इसे सुन के बैरन कहता है नहीं मुन्ना, मैं तुम्हें एली के साथ फाइट करने नहीं दूंगा। सियोक-डू कहता है अच्छा बेटा, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर रोकोगे? अब वैरन इसको यहाँ कैसे रोकेगा? वो सीधा सियोक-डू के दिल पर एक 1 इंच पंच मार देता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर मैनेजर किम बता रहा था वैरन को कि ह्यूमन बॉडी में सबसे कमजोर पॉइंट होता है उनका दिल, लेकिन तू अभी भी उसके लिए तैयार नहीं है। वैरन कहता है मैं तैयार नहीं हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? मैनेजर किम बताता है कि इसके लिए बहुत ही हाई लेवल टेक्निक की जरूरत पड़ती है। वैरन कहता है ठीक है, अगर ये मुश्किल है तो मैं बॉडी के दूसरे भी वीक पॉइंट पर अटैक कर सकता हूँ, है ना?
क्योंकि बॉडी में काफी सारे वीक पॉइंट है, जैसे कि लीवर, सोलर प्लेक्सस या फिर लटकती हुई तीसरी टंग। मैनेजर किम कहता है कि हाँ तू कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ऐसे वीक पॉइंट पर पहले से ही अटैक खा के रखा है, तो फिर से उन्हीं जगह पर अटैक करने जाएगा तो उन्हें ज्यादा कुछ फील नहीं होगा। लेकिन इंसान का जो दिल है वो काफी अलग होता है, क्योंकि काफी कम लोग हैं जो अपने दिल पर किए गए वार को झेल पाते हैं। इवन काफी लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि दिल पर जब अटैक होता है तो उसका दर्द कैसा होता है। वेरेन पूछता है तो आप ही बता दो कि दिल पर जब वार होता है तो कैसा फील होता है। मैनेजर किम कहता है कि दिल रुक जाएगा, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, जिससे दिल कुछ देर के लिए धड़कना बंद कर देगा, जिससे वो इंसान कुछ देर के लिए वहां पर ही रुक जाएगा, वो हिल नहीं पाएगा। एंड ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है सियोक-डू के साथ। एंड मैनेजर किम बताता है कि जब तू किसी को ऐसे ही रोक देगा कुछ देर के लिए, तब तू अपने फुल पोटेंशियल पावर के साथ उसके ऊपर हमला करना। एंड हम देखते हैं कि वेरेन वैसा ही करता है। अब इस अटैक का इफेक्ट कितना बड़ा है उसे जानने के लिए हम आते हैं इस मोटे गेंडे के ऊपर, जो कि है टॉम ली। और टॉम ली यहाँ पर हमें सियोक-डू के बारे में बताता है। टॉम ली कहता है कि वो बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका मुक्का इतना हेवी है कि खाओगे तो मर ही जाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि वो ऐसे ही लकीली फर्स्ट जनरेशन का किंग बन गया? वैसा नहीं है, वो डिजर्व करता है। एंड सिर्फ उसका मुक्का स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसके वजह से वो फर्स्ट जनरेशन का किंग बना। जैसे तेसुमा ने अपने फिस्ट यानी मुक्के को ताकतवर बनाया, ठीक वैसे ही सियोक-डू ने भी अपने एक चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, और वो है उसका मत्था। एंड गाइस तुम इस टाइम देख सकते हो कि उसने वेरेन का ये मुक्का अपने हेडबट से रोक लिया है, और इसका ये मत्था इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उल्टा वेरेन के हाथों के हड्डी पे क्रैक आ जाता है। और टॉम ली हमें बताता है फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन की तरह नहीं है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन ने अपने सब कुछ दाव पे लगा दिया था स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। उन्होंने अपने बॉडी के ज्यादातर रिडिक्यूलियस हिस्सों को ट्रेन किया है। और गाइस अभी हम देखते हैं कि सियोक-डू अपने मत्थे से सीधा वेरेन के ऊपर एक जोरदार हेडबट दे मारता है, और सिर्फ एक ही हेडबट में वेरेन का खेल खत्म। बट हाँ, सियोक-डू यहाँ पर वेरेन से लड़ते हुए इंप्रेस हुआ है, वो वेरेन को अप्रिशिएट भी करता है। सियोक-डू कहता है कि इसने जो मेरे दिल के ऊपर एम किया था वो काफी बढ़िया था, इसका जो टीचर है सच में वो काफी बढ़िया फाइटर होगा। खैर जो भी हो, इसके बाद सियोक-डू अपने बॉडी को स्ट्रेच करता है और कहता है कि अब ये अच्छा लग रहा है, बहुत दिन हो गया एक प्रॉपर फाइट करे हुए। एंड अब इसका गेम खत्म हो गया तो एली ज़ैंग अब तो आएगा ना। एंड गाइस तुम एक बार एली ज़ैंग को देखो, वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि वो अपने फैमिली को नहीं बचा पाया, उसके फैमिली के एक मेंबर को चोट लग चुकी है यानी वेरेन को। पर वही सियोक-डू तो अलग ही मजे में है। सियोक-डू से इसकी चल बेटा अब तू मुझे क्या दिखाएगा, इसने ये बोला, और एली सीधा आके इसके मुंह पर अपना घुटना देके मारता है, और फिर अपना कोनी देके मारता है इसके गर्दन पर, उसके बाद इसके ठुटनी पर एक जोरदार पंच। एंड इस टाइम एली अपने मन में बस यही कह रहा है कि मैं इसको जान से मार दूंगा। और अभी एली इसके मुंह पे पंच मार रहा है और सियोक-डू भी फाइट बैक कर रहा है, पर एली बस यही कहे जा रहा है कि मैं इसको मार डालूंगा और ये मरने के बाद भी मैं इसे मारूंगा। मतलब समझ रहे हो, हमारे लॉन्डे का किलिंग मोड फिर से ऑन हो गया है। लेकिन अभी सियोक-डू एली से कहता है कि तेरा मूवमेंट काफी ज्यादा रफ है, तू एक जंगली बीस्ट की तरह है, तुझे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करके तो बहुत मजा आएगा। ये कह के सियोक-डू ठीक वैसे ही एली के ऊपर एक हेडबट मारने आता है, लेकिन एली इसको ऐसे जकड़ के हक कर लेता है, और ऐसे करके एली ने इस अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके बाद एली इसको एकदम घुमा देता है, पर तुम देखो इस आदमखोर को कुछ होता भी नहीं है। ये कहता है कि एली मैं तो उससे काफी इंप्रेस हुआ हूँ, सच में ये टेक्निक काफी बढ़िया था, तेरे पंचेस तो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन तेरा टेक्निक काफी ज्यादा एक्सीलेंट है। तुझसे लड़ते हुए तो मुझे उस बंदे की याद आ रही है, और मैंने एक बार सुना था कि उस बंदे ने एक बच्चे को गोद लिया और उसको सब कुछ सिखाया। तो बता बेटा, क्या तू टॉम ली का स्टूडेंट है? अगर मैं टॉम ली के स्टूडेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहा हूँ तो मुझे तो यहाँ सीरियस होना पड़ेगा। ये कह के सियोक-डू यहाँ पर एक पोजीशन में आ जाता है, जिसे देखकर एली मन में सोचता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये मुझे टैकल करने की कोशिश कर रहा है? ऐसे करके तो ये अगर मुझे स्ट्राइक करेगा तो मैं ये फाइट नहीं जीत पाऊंगा, मुझे इसका गला घोटना पड़ेगा। लेकिन मैं कितना भी कोशिश क्यों ना कर लूं, इसका गर्दन बहुत ही मोटा है, तो सिर्फ मैं अपने टेक्निक से इसे हरा नहीं पाऊंगा। वही सियोक-डू सीधा एली ज़ैंग के तरफ आके अपने मत्थे से एली ज़ैंग के पेट पर एक जोरदार हेडबट दे मारता है, और इससे एली ज़ैंग को काफी ज्यादा दर्द हुआ है। इसके बाद सियोक-डू वही हेडबट देने के लिए रेडी हो जाता है एली के ऊपर, और यही कहता है कि बेटा अभी बेहोश मत होना। पर सियोक-डू ये कर पाए उससे पहले वेरेन आके सीधा इसके ऊपर एक 1 इंच पंच मार देता है। एंड वेरेन से इसकी एली ये मेरा आखिरी पंच था, इसके बाद तो अब मेरे अंदर कोई ताकत ही नहीं बची है। ये कह के वेरेन यहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन वही इधर इस मोटे गेंडे को देखो, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा ये कहता है ओहो तो तुम लोग परिवार जैसे हो, ये कितना प्यारा है, इसीलिए तो तुम्हें अनशन तक ही रुक जाना चाहिए था, लेकिन तुम लोग सुवॉन आ गए, और सुवॉन वही जगह है जहाँ पर तुम्हारा सब कुछ खत्म होगा। अब ये मोटा गेंडा या और कुछ करे उससे पहले इसके स्टफिंग एजेंसी के जो मेंबर है वो यहाँ पर आ जाते हैं, और इसे थैंक यू कह के ही बोलते हैं कि अब हम लोग यहाँ से संभाल लेंगे। लेकिन सियोक-डू कहता है नहीं, तुम लोग इन्हें हैंडल नहीं कर पाओगे। पर जो भी हो, मुझे जितने मजे करने थे मैंने कर लिया, एंड काफी वक्त बाद मुझे ऐसा प्रॉपर फाइट करने को मिला। लेकिन जो भी हो, अभी मैं इनको तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। ये दोनों ही बेहोश हो चुका है, तो तुम इन लोगों के साथ कुछ भी कर सकते हो, अगर मारना है तो मार दो इन दोनों को।
ये कह के सियोगडू यहाँ से जा ही रहा था, तभी इसके स्टफिंग एजेंसी का एक मेंबर कहता है कि यहाँ पर कुछ अजीब है। सियोगडू कहता है क्या? ये स्टफिंग एजेंसी का लौंडा कहता है कि इनमें से एक तो बेहोश हो चुका है, लेकिन एक का आंख अभी तक खुली हुई है। इसे सुनते ही सियोगडू को अपने पुराने दिन की बात याद आ जाती है, क्योंकि पुराने दिनों में ठीक वैसा ही सियोगडू के साथ भी हुआ था। पर अभी सियोगडू अपने लौंडे लोगों को कहता है कि यार टेंशन मत लो, पर वही वो अपने मन में कहता है कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, वो भी सेकंड जनरेशन में। एंड गाइस, एली यहाँ पर बेहोश नहीं हुआ था, वो अपने मन ही मन बस सोच रहा है। एली अपने मन में ही कहता है कि मैं कितना भी कोशिश क्यों ना करूं, मेरे सामने एक पूरी दीवार खड़ी हुई है जिसको मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं कर पा रहा, तो क्या मुझे यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए? एली ने ये बोला और तभी उसके सामने उसके सपनों में आता है ऑली वैंग। ऑली यहाँ पर आके कहता है, एली अगर तूने यहाँ पर गिव अप कर दिया तो तेरे फैमिली का क्या होगा? तू तो यही रीजन की वजह से लड़ता है ना, कि तेरे फैमिली को कुछ ना हो जाए? तो चल यहाँ पर खड़ा हो जा और लड़ इससे। एली को यहाँ पर थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है एंड वो इस पहाड़ जैसे दीवार से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरे साइड हम देखते हैं वैरन को, और इसके ऊपर एक बंदा डंडा से मारने आ रहा था। वैरन को भी लग रहा था कि शायद यही मेरा अंत है, बट तभी एली बीच में आके इस बंदे का सर ही घुमा देता है। वैरन कहता है कि ये कैसे हुआ, तू तो बेहोश हो गया था। एली से इसकी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने परिवार के अलावा किसी और की परवाह नहीं है। और गाइस, एली यहाँ पर काइंडा सैमुएल के उस बातों का जवाब दे रहा है जो सैमुएल ने बोला था कि एली तू यहाँ पर अपने फैमिली को बचाने के लिए दूसरे के फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एली कहता है कि कोई कुछ भी क्यों ना कहे, मेरे परिवार मेरे लिए सब कुछ है, तो मैं यहाँ पर दूसरों के फैमिली के बारे में सोचने क्यों जाऊंगा। खैर, एली यहाँ पर खड़ा हो चुका है तो ये सब कहते हैं कि सर ये बंदा तो उठ चुका है, ये बेहोश नहीं हुआ था। वही सियोगडू तो बड़ा हैरान होता है कि ये सेकंड जनरेशन का बंदा ये कैसे कर रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टॉमली के ऊपर, और टॉमली बताता है कि लड़ाई के अंदर हम लोग कभी कभी ऐसे ओपोनेंट से भिड़ जाते हैं जिनके खिलाफ जीतना काफी मुश्किल होता है, और उनसे लड़ते हुए हमें ऐसा फील होता है कि हम किसी बड़े दीवार पर मुक्का मार रहे हैं, एंड कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले हम इस दीवार को तोड़ नहीं पा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है तेसुमा के ऊपर, एंड तेसुमा सेज कि अगर तुम्हारे अंदर सही में गुदा हो तो तुम इसे ओवरकम कर पाओगे, तुम एक दीवार को भी तोड़ पाओगे। इसके बाद हम आते हैं इस ओल्ड मॉन्क के ऊपर जिसका नाम गोंगसियोप जी है, और ये साला यहाँ लड़कीबाजी कर रहा है। पर गोंगसियोप कहता है कि अगर तुमने एक दीवार को तोड़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने महारत हासिल कर ली, तुमने बस यहाँ पर महारत हासिल करने का पहला पड़ाव पूरा कर लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शिनुहन के ऊपर, और शिनुहन कहता है कि हर कोई इस मुकाम पे नहीं पहुंच सकता, मैं पहुंच पाया क्योंकि मैं लकी था। तुम्हें उस मास्टरी लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ रिक्रूटमेंट चाहिए होगा, और वो ये है कि तुम्हें अपने बॉडी को इतना हद तक पुश करना होगा कि तुम्हारा बॉडी लिमिट को ही क्रॉस कर जाए। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम उस स्टेज तक पहुंच सकते हो, और हम लोग उस स्टेज को कहते हैं द पाथ ऑफ मास्टरी। एंड इसी टाइम अपना एली भी उस पाथ ऑफ मास्टरी में पहुंच चुका है, और तुम देख सकते हो कि उसने यहाँ काफी सारे लॉन्डो को कूट भी दिया है। सियोगडू तो यहाँ गुस्सा हो जाता है कि साले हरामखोर, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे हरा पाएगा? एली जवाब नहीं देता। पीछे से सैमुएल कहता है सिर्फ एली नहीं, मैं भी यहाँ पर हूँ, और हाँ, फिफ्थ एफिलेट का प्रेसिडेंट एली जैंग, बता कि इस पाथ टू मास्टरी स्टेज पर पहुंचने के बाद तुझे कैसा फील हो रहा है। सो हाँ गाइस, यहाँ सैमुएल भी आ चुका है एली की मदद करने। सैमुएल यहाँ पर कहता है कि यार सच बताऊं तो एली जैंग तू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इनफैक्ट मैं तो तुझे हर वक्त पीटने का सोचता हूँ, लेकिन क्या तुझे पता है तेरे को इतना हेट करने के बाद भी मैं यहाँ पर तेरी मदद करने क्यों आया? क्योंकि मुझे चेयरमैन के सामने अपने रेपुटेशन को बरकरार रखना है। अगर तू यहाँ पर एली जैंग फिफ्थ एफिलेट को एस्टेब्लिश नहीं कर पाता तो चेयरमैन मुझसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगा। सो क्या कहता है भाई, दोनों मिलके इस फर्स्ट जनरेशन के किंग की माँ बहन एक करे क्या? चल इस गांडू को दिखाते हैं कि असली फाइट किसे कहते हैं। इसे सुनकर तो सीरियसली सियोगडू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बट वही एली अपने मन में कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे फील हो रहा है कि मैं ये कर पाऊंगा। मेरे सामने इस टाइम जो ओपोनेंट है वो एक प्रीवियस जनरेशन का किंग है, और गाइस तुम देखो ये किंग कह रहा है कि साले तुम लोग दो हो जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट एट द एंड सेम ही रहेगा। ये कह के सियोगडू तो सीधा अपना सर घुसाने वाला था एली के पेट पर, बट इस बार ऐसा नहीं होता क्योंकि एली इसका सर पकड़ के ऐसे घुमा देता है आसमान में, और फिर सीधा इसके कमर पर एक जोरदार लात, भाई कमर ही तोड़ दी इसने। सैमुएल तो इसके सामने आके कहता है कि अरे भाई साहब तू ठीक तो है ना, तू खड़ा हो पाएगा? सियोगडू यहाँ पर सैमुएल का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि बेटा तू क्यूट तो है, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर खड़ा होने की? ये कह के सियोगडू सीधा एक हेडबट दे मारता है सैमुएल के मुंह पर, और सियोगडू कहता है अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इस फाइट को जीत जाओगे तो भूल जाओ बेटा, लेकिन तुम एक बार सैमुएल का चेहरा देखो, लौंडे को यहाँ पर फिर से मजा आ रहा है। सैमुएल फाइट बैक करता है, वो सीधा इस किंग के अंडों पर एक जोरदार किक दे मारता है, और भाई इस किंग का चेहरा देखो, इसके गोटे तो मुंह में आ गए। एंड इसके बाद हम देखते हैं सैमुएल इसका कच्चा पकड़ के इसके मुंह पर डाल देता है, एंड देन इसके ठुटनी
पर एक जोरदार ब्लो मारता है और फिर इसका सर पकड़ के इसके सर पे लगातार हेडबट मारने लगता है। सैमुअल सेज कि बाबू साहेब इतने जल्दी बेहोश मत होना, हमने तो बस शुरू ही की है। ये कह के सैमुअल सीधा इसको पकड़ के इसके ही कार पे दे मारता है और फिर इसको उठा के एली को दे देता है कि ले भाई इसको पीट ले। हम देखते हैं एली भी इसके मुंह पर एक जोरदार घुटना दे मारता है। भाई ये दोनों मिलके यहाँ पर किंग की माँ बहन एक कर रहा है। इवन एली यहाँ पर सियोकडू का गला पकड़ लेता है और सैमुअल इसके मुंह पर मुक्के पे मुक्के बजाने लगता है। लेकिन सियोकडू इतने आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो यहाँ पर मुस्कुराता है और फिर उसके तुरंत बाद ही वो इन दोनों को पकड़ के जमीन में एक स्लैम दे मारता है। इसके बाद सियोकडू सैमुअल को उठाता है और कहता है कि यार तुम दोनों बच्चे हो तो कमाल के। सैमुअल को लग रहा था कि ये साला फिर से वही हेडबट देके मारेगा। अब देखो सियोकडू इस बार भी हेडबट मारने वाला है, लेकिन उससे पहले वो अपने बॉडी को काफी हद तक स्ट्रेच करता है और फिर एक गंदा वाला हेडबट दे मारता है सैमुअल के ऊपर। तुम देख सकते हो सैमुअल की हालत क्या हुई है। भाई उसका मुंह बिगड़ गया। सैमुअल की कुटाई करने के बाद ये सीधा एली ज़ैंग के ऊपर झपटा बोल देता है और यही कहता है कि बेटा तुम लोगों का पाथ टू मास्टरी बस शुरू ही हुआ है, लेकिन ये काफी नहीं है मेरे जैसे एक रियल मास्टर को हराने के लिए। तुम जैसे लॉन्डो को तो ये बात समझ में भी नहीं आएगा, बट इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें तोड़ के रख दूंगा। और ये कहते हुए सियोकडू यहाँ पर लगातार हेडबट दे के मार रहा था। भाई उसने अपने गड्डी पर हेडबट दे के मारा और देखो टूट गई। एली तो बस यहाँ पर इन अटैक्स को डॉज कर रहा था, पर तभी ये एली का हाथ पकड़ लेता है और अभी ये एली के ऊपर और एक हेडबट दे के मारने वाला है। लेकिन ये मार पाए उससे पहले एली और सैमुअल मिलके इसका हेडबट रोक लेता है। सियोकडू कहता है कि यार डेफिनेटली मेरा हेडबट तो लैंड हुआ था, लेकिन तुम लोगों ने रोक कैसे लिया? तुम लोग एली और सैमुअल को देखो। एली कहता है कि यार सैमुअल मेरे को लगा कि तू मर गया। सैमुअल कहता है कि अबे गधे में इसको और ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। ये कह के सैमुअल सियोकडू के ऊपर चढ़ जाता है एंड वो यहाँ पर काइंडा सियोकडू को एक लॉक में फंसाने की कोशिश कर रहा है और सैमुअल कहता है कि भाई मैं इतना ही कर सकता हूँ, अब जो करना है तुझे करना है। और गाइस एली क्या करता है, वो सीधा सियोकडू के हाथ पर एक जोरदार घुटना देके मारता है और देखकर लग रहा है कि इसका हाथ टूट चुका है। पर सियोकडू तो मनी मन नहीं कह रहा था कि यार ये नहीं हो सकता, इस बंदे ने अभी अभी पाथ टू मास्टरी में एंटर किया है, लेकिन मेरे साथ फाइट करते करते इसने बीच फाइट में ही इस चीज के ऊपर मास्टरी हासिल कर लिया है। एंड अभी एली ने यहाँ पर सियोकडू का हाथ पकड़ के रखा था, तो सियोकडू इसे ऐसे ही हवा में उठा लेता है और फिर से ये एली के ऊपर एक हेडबट मारने वाला था। बट उससे पहले ये कहता है कि यार मुझे मानना ही होगा, तुम दोनों सेकंड जनरेशन के लौंडे तो काफी बेहतर हो फाइट में, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम दोनों ही आज यहाँ पर हारने वाले हो। और गाइस ये जैसे ही यहाँ पर एली के ऊपर हेडबट दे के मारने वाला था, तभी बीच में आ जाता है सैमुअल और वो इस हेडबट को अपने छाती में खा लेता है। इसे देखकर सियोकडू कहता है कि ये बंदा भी स्टेज ऑफ मास्टरी में एंटर कर चुका है। सियोकडू कहता है द अल्टीमेट रिसाइलियंस, और शायद गाइस यही है सैमुअल का पाथ। सियोकडू कहता है अच्छा तो ये एबिलिटी सेकंड जनरेशन के एक बंदे के पास भी है, मैं देख सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों के पास अभी भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट देखकर लग रहा है कि तू मेरे अटैक को झेल पाएगा, तो चल बेटा तुझे ही पहले तोड़ूंगा। यहाँ पर सियोकडू तो यहाँ सैमुअल के ऊपर चढ़ने वाला था, लेकिन उससे पहले एली आके इसके कमर पर फिर से एक जोरदार लात देके मारता है। लेकिन ये गेंडा इतने में भी नहीं रुकता, ये फिर से हेडबट मारने आता है एली के ऊपर, पर उससे पहले सैमुअल आके बीच में इसका हेडबट रोक लेता है। मौके का फायदा उठा के एली इसके हाथ को लिटरली इस बार तोड़ ही देता है। उसके बाद सैमुअल भी पीछे से आके इसको उठा लेता है और एली से यही कहता है कि भाई जल्दी कर, मुझे नहीं पता कि तू कैसे करेगा, लेकिन इसको कूट, जो भी तुझे आता है वो टेक्निक यूज करके। एली तो सीधा इसके मुंह पर आके एक जोरदार घुटना देके मारता है और फिर ये दोनों मिलके दोनों तरफ से सियोकडू के मुंह पर मुक्के पे मुक्के बजाने लगता है। इसके बाद ये दोनों मिलके एक साथ अटैक करता है और सियोकडू की माँ बहन ही एक कर देता है। फर्स्ट जनरेशन की किंग की तो यहाँ पर लग गई। तुम देख सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन का जो ये किंग है इसका हालत क्या हुआ है। फाइट खत्म होते ही ये दोनों भी यहाँ पर नीचे गिर जाता है। हालांकि ये लोग बेहोश नहीं हुए हैं, इनका बॉडी काफी हद तक हीटअप हो चुका है। और सैमुअल को देखो, ये साला इसी हालत में भी सुट्टा फूकता है और एली को भी देता है कि ले भाई तू भी मार ले एक फूक। एली कहता है कि यार मुझे नहीं चाहिए, मैं स्मोक नहीं करता। खैर जो भी हो, अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर। हम देखते हैं या यूजिन और मैंडियोक को, ये दोनों यहाँ पर किसी का वेट कर रहे थे। यूजिन कहता है अरे भाई बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग, तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हम वर्कर्स वाले अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन गए हैं, क्योंकि आखिर तू यहाँ पर आ गया है, फॉर्मर थर्ड एफिलिएट मेंबर ऑफ वर्कर शाओलोंग। सो हाँ गाइस, यूजिन ने यहाँ पर शाओलोंग को फाइनली बुला लिया है वापस। और शाओलोंग को इस टाइम वो सभी फाइट याद आ रहा था जेक के साथ जो पिछली बार हुई थी और वो हार गया था। शाओलोंग तो सीधा यहाँ पर आके कहता है कि जेक किम कहाँ पर है। सो हाँ गाइस, नेक्स्ट एपिसोड है द हंट फॉर बिग डील। बिग डील को हंट डाउन करने के लिए यूजिन ने शाओलोंग को वापस बुला लिया है। खैर जो भी हो, आज के लिए तो ये आर्क यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट आर्क हम कवर करेंगे द हंट फॉर बिग डील आर्क, और वो आर्क लुकिज्म के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है।